हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं WDT से रिलेटेड टॉप इम्पॉर्टेंट वाइबा क्वेश्चन जो कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले WDT के अंदर क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। WDT के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हमको आने चाहिए, ठीक है। WDT मतलब वेब डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें HTML आना चाहिए। CSS क्या है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें CSS का भी होना चाहिए, कम से कम मैं तो पता होना चाहिए कि CSS है क्या, इसका हम यूज क्यों करते हैं, WDT में क्या मतलब है इसका। XML को भी हमें समझ में आना चाहिए, XML का कोड कैसे लिखते हैं, XML है क्या। फिर जावा स्क्रिप्ट का भी लॉजिक पता चलना चाहिए, jQuery क्या है, एजेक्स क्या है, PHP क्या है। और ये सारे हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये सब करते क्या है, इन सबका डेफिनेशन क्या है, इन सबका कोड कैसा होता है। तो थोड़ा थोड़ा पहले हम ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद सबका वाइबा का क्वेश्चन हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज HTML, व्हाट इज CSS, व्हाट इज XML, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, jQuery, एजेक्स, इनके थोड़े थोड़े सिंटैक्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज HTML। HTML क्या है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज यूज फॉर द क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। जिसका यूज हम क्यों करते हैं, वेब पेज को बनाने के लिए या फिर वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और सिंपल भाषा में बोलूँ तो HTML का यूज हम करते हैं किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। किसी भी वेब पेज के अंदर कहाँ पर लोगो आने वाला है, कहाँ पर मेनू आएगा, कहाँ पर हमारा साइड बार आएगा, कहाँ पे सेक्शन आएगा, कहाँ पे कंटेंट दिखाना है, ये सारी चीज़ें हमारे वेब पेज के अंदर जो मटेरियल है वो कहाँ पे किस तरीके से दिखाना है, ये डिसाइड करता है हमारा HTML। HTML का कोड कुछ इस तरीके से होता है। और HTML के टैग जो हमारे होते हैं प्री डिफाइन होते हैं, पहले से डिफाइन किए गए होते हैं। हम अपने मन से कोई भी HTML के अंदर टैग अपना नहीं बना सकते। जो पहले से बनाया गया है उसी का यूज करना होगा। जैसे हमें HTML टैग बना करके दिया गया है। फिर हेड टैग है, हेड के अंदर मैं टाइटल का यूज कर सकता हूँ। फिर हेड को क्लोज करते हैं, बॉडी को स्टार्ट करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं, और इसी बॉडी के अंदर हम अपनी पूरी कोडिंग लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ हमारा HTML का, ठीक है। अभी HTML को पढ़ना है आपको। HTML अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो मैंने एकदम फुल प्लेलिस्ट ब्रीफ से लेकर के एडवांस तक HTML को कराया है, जिसके अंदर पूरा हमने HTML को कवर किया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है चलिए बता देते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है SYB सॉल्यूशन, इस चैनल पे आ जाना है। इस चैनल पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। इस चैनल के ऊपर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट वाले के सेक्शन में जाएंगे आप। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर PHP का पूरा ट्यूटोरियल डाल दिया है। PHP का पूरा पढ़ सकते हैं, 21 वीडियो के अंदर है, जिसके अंदर मैंने फुल एक्सप्लेनेशन किया है PHP के बारे में, राइट। PHP को फ्रेंड्स हमने एकदम ब्रीफ से समझाया हुआ है, इंस्टॉलेशन से लेकर के उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, ऑपरेटर क्या है, स्विच केस कैसे काम करता है, लूप फंक्शन, डेट फंक्शन, एरे कैसे डिक्लेयर करना है, फॉर्म हैंडलिंग बताया है। फिर डेटा बेस को कैसे क्रिएट करना है, PHP माई एडमिन क्या है, PHP माई एडमिन का कैसे यूज करना है, डेटा बेस से कैसे कनेक्ट होना है, डेटा बेस क्रिएट कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल में डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, फैच करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, अपडेट करना। एक प्रॉपर क्रूड ऐप भी हमने बना करके इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो आप PHP का थोड़ा बहुत यहाँ से देख सकते हो। PHP का हम केवल उसके अंदर वाइबा में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, राइट। सेम ऐसे ही हम HTML का दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, HTML के लिए आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर हमने लिखा है वेब डेवलपमेंट बेसिक टू एडवांस। इस वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा कोर्स मिल जाएगा, राइट। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं और इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हेलो एवरीवन, तो आज की इस यहाँ वीडियो पर में हम देखने हमें वाले हैं ये देखो HTML कोर्स पूरा को, ठीक है। प्लेलिस्ट तो मिल इस जाएगा, वीडियो के जिसके अंदर अंदर हम हमने HTML को पूरा HTML को ब्रीफ से बताया है। एक ही वीडियो के अंदर पूरा HTML कवर कर दिया है। CSS का पूरा कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। जावा स्क्रिप्ट का कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया हमने 2 वीडियो के अंदर। तो यहाँ से ये प्लेलिस्ट आप देख करके HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले सकते हो, और क्या है बेसिक साइंटिस्ट यहाँ से समझ सकते हो। फिर भी हमने यहाँ पर आपको इसके अंदर करा देते हैं, राइट। तो ये रहा हमारा बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML, जो कि आप अच्छे समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत नहीं समझता है तो वहाँ से आप देख करके कर लीजिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा HTML का कोड इसमें डिफाइन करके एक एक पॉइंट बताएं। अभी CSS क्या है, तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का फुल फॉर्म। और CSS का यूज हम करते हैं अपने वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए, राइट। HTML का यूज हम करते हैं वेब पेज को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। और उस वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, डिजाइन करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। CSS का कोड कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। CSS के बॉडी का हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर करना है, कलर है, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें हमने
अपने सीएसएस वाले कोर्स के अंदर कराया हुआ है। और सीएसएस में क्या चीज़ें होती हैं यहाँ से देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा एक सेंटेक्स बता दिया है कि सीएसएस का कोड कैसा होता है। सीएसएस क्या है, फुल फॉर्म क्या है, हमने बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है कि यह जो है ना एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर, यह वेब ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। कहाँ पर? क्लाइंट साइड पर। हमारे वेब पेज जब हम वेबसाइट बनाते हैं दो साइड होता है, क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड। तो यह कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है? क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होता है। इसको किसने क्रिएट किया था? तो यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है, और 1995 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो ब्रेंडन इच द्वारा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या है। तो इट इज हाई लेवल डायनेमिक एंड वर्सटाइल लैंग्वेज दैट इज सपोर्टेड बाय द ऑल मेजर वेब ब्राउजर एंड कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन सर्वर साइड। अभी क्या है ना ये फ्रेंड्स, अभी केवल क्लाइंट साइड पर नहीं, जब ये बना था ना तब केवल क्लाइंट साइड के लिए बना था। अभी यह इतना ग्रोथ कर लिया है कि अब यह सर्वर साइड पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है और सर्वर साइड पर भी यह चलता है, राइट। सर्वर साइड को भी यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट का, सर्वर साइड को भी बनाने के लिए, डन। और ये हाई लेवल डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जावा स्क्रिप्ट में आपको अगर छोटा सा ही इंट्रोडक्शन देना है तो जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दैट्स इट, इतना कह सकते हो आप। ओके। और ब्रीफ में जाना है तो जावा स्क्रिप्ट द पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेज, ठीक है। इसका यूज हम क्यों करते हैं? डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम अपने जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का एक कोड। तो हमने पहले बात किया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या फिर इसको हम कह लें कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी काम करता है, अभी जो कि दोनों साइड पे काम चलता है, क्लाइंट साइड पर भी एंड सर्वर साइड पर भी। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स है हमने यहाँ पर एक लिख दिया है, एक एग्जांपल लिख दिया हमने, हेलो वर्ड। अगर मुझे प्रिंट करना है तो कंसोल के अंदर मैं डायरेक्ट हेलो वर्ड लिख सकता हूँ, या तो दो वेरिएबल मैंने बनाया, लेट का यूज हम करते हैं, लेट वेर कॉन्स्ट, तीन टाइप का वेरिएबल यूज करते हैं। तो हमने लेट एक्स नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर 5 रख दिया, वाई नाम का वेरिएबल बना, इसके अंदर 3 रख दिया, सम नाम के वेरिएबल के अंदर एक्स प्लस वाई करके हमने सम को सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर दिया। तो ये थोड़ा सा एकदम ब्रीफ सिंपल एग्जांपल हुआ हमारे जावास्क्रिप्ट कोड का, ताकि हमें पता चल जाए यार कि जावास्क्रिप्ट में कैसी होती है, थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की। अब हम बात कर लेते हैं जे क्वेरी की। जे क्वेरी क्या है? तो जे क्वेरी का आपको सिंपल एग्जांपल देना है कि jQuery इज लाइट वाइट जावा स्क्रिप्ट। क्या है? यह जावा स्क्रिप्ट ही है एक प्रकार का, या हम कहेंगे इसको कि jQuery इज ए लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो jQuery क्या है? हमारे जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, या लाइट वाइट जावा स्क्रिप्ट ही कह लेंगे हम, जिसमें हम क्या करते हैं, लिखते बहुत कम है और काम करते बहुत ज़्यादा है। इसको हम एक कोड से भी डिफाइन कर सकते हैं कि राइट लेस एंड डू मोर। लिखेंगे काम, मतलब काम बहुत कम कर, लिखना कम है, काम बहुत ज़्यादा करके देगा। मतलब अगर मैं जावा स्क्रिप्ट के सेम कोड को दो पेज में कर रहा हूँ, तो अगर मैं जे क्वेरी का यूज कर रहा हूँ तो उस पूरे कोड को बहुत ही छोटे कोड के अंदर अपना काम करा सकते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, यह एक जे क्वेरी इज ए लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड इस ये फॉलो करता है हमारे राइट लेस एंड डू मोर को। द पर्पज ऑफ जे क्वेरी इज टू मेक इट easier, much easier to use JavaScript on the website। तो अभी इसका पर्पज क्या होता है जे क्वेरी को यूज करने का? बस यही है कि हम जो अपने जावा स्क्रिप्ट को और आसानी से यूज कर सके अपने वेबसाइट के लिए, बनाने के लिए। तो हमारे जावा स्क्रिप्ट को बिल्कुल आसान बना देता है जे क्वेरी, ठीक है। और जे क्वेरी क्या है? हमारे जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, बहुत फास्ट होती है जे क्वेरी, फास्ट लाइट वाइट जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जो हमने अभी ऊपर आपको बता दिया। और HTML डॉक्यूमेंटेशन, मैनिपुलेशन और इवेंट हैंडलिंग, ये सारे एनिमेशन बनाने के लिए वेब डेवलपर्स को लिए हेल्प करता है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को, बहुत आसान कर देता है ये सब काम करना। कैसे काम करना? जैसे डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन हो गया, डोम को आसान कर देता है, इवेंट हैंडलिंग करना, एनिमेशन बनाना, ये सारे काम को हमारा जे क्वेरी क्या करता है? आसान कर देता है, बिल्कुल, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हम कोड लिखते हैं जे क्वेरी का। यहाँ पर डॉलर ही इंडिकेट करता है जे क्वेरी को। डॉलर मतलब जे क्वेरी हम समझेंगे, जे क्वेरी का सिंबल ही होता है डॉलर, या फिर जे क्वेरी को हम कह ले कि डिनोट करते हैं डॉलर से। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि जब भी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे। वो फंक्शन क्या करेगा? जब भी इस बटन पर कोई क्लिक करेगा, उस पर्टिकुलर बटन की आईडी होगी, तो हम एक फंक्शन चलाएंगे। उस फंक्शन का क्या काम होगा कि वह पी को सेलेक्ट करेगा और उसको टोगल कर देगा, ठीक है। टोगल का मतलब है शो एंड हाइड। पहले शो करेगा, फिर क्लिक करोगे तो
हाइड कर देगा, फिर क्लिक करोगे तो शो कर देगा। ये होता है टॉगल फंक्शन, जो कि जे क्वेरी का ही फंक्शन है यहाँ पर, ये टॉगल। डन। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स हो गया जे क्वेरी का। अभी एजेक्स क्या है? तो सबसे पहले एजेक्स का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। एजेक्स का फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है। अभी एजेक्स क्या करता है? एजेक्स एक ऐसा टेक्निक है जो कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड के बीच में बैठा होता है और दोनों के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है। अब जिससे हेल्प क्या होती है कि हमारा जो वेब पेज है या पेज है, वेबसाइट है, वह रीलोड नहीं होता है। तो बेसिक मुद्दा एजेक्स का इतना ही है कि यह हमारे पेज को रीलोड होने से बचाता है। और यह बैठा कहाँ होता है? हमारे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच के अंदर, बीच में ही बैठा होता है, जो कि कम्युनिकेट करता है हमारे दोनों से। ठीक है। एजेक्स रिक्वेस्ट कैन रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द सर्वर, जो हमने अभी बात किया आपको। सर्वर से भी डेटा को लेगा और क्लाइंट साइड में दिखाएगा, क्लाइंट साइड से जो डेटा होगा उसको लेकर के सर्वर को देगा। तो ये काम हमारा वेटर का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है एजेक्स। राइट। एजेक्स का फुल फॉर्म क्या है हमने बता दिया, क्यों यूज करते हैं बता दिया। इसका बेसिक मुद्दा यही है कि हमारे पेज को रीलोड होने नहीं देता है, ये ध्यान रखना आप लोग। और उसके बाद एजेक्स का कोड कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। इसके अंदर एजेक्स पूरा का पूरा क्या है ना, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही है। यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि हर एक ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, और इसी के वजह से इसी पर पूरा एजेक्स टिका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसी का एक ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं, एक्स एच आर एक्स एच एच टी एम एल। और इसी ऑब्जेक्ट की सहायता से इसके इन सारे मेथड को हम कॉल करेंगे। जैसे ये हमारा ऑन रेडी स्टेट चेंज एक मेथड है एजेक्स का। जब भी हमारा ऑन रेडी स्टेट चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को चलाएंगे। उस फंक्शन जैसे ही चलेगा तो हम बोलेंगे इसका जो रेडी स्टेट है अगर वह 4 है, एंड दिस स्टेटस इक्वल टू 200 है, तो हम यहाँ पर अपना पूरा काम कोडिंग वाला जो हमें कराना है वो काम करेंगे। तो यह जो 3 लाइन है यह समझ लो, रट लो, यही कोड है हमारा एजिक्स का। ये अगर आपको कोड या सिंपल कोड लिखने के लिए बोलते हैं तो ये ऊपर की 3 लाइनें हमारी इंपॉर्टेंट है एजिक्स के लिए। और यहाँ पर तो आप कोई भी काम कराएंगे ये हमारा इन सिंपल कोड होगा। यहाँ पर चीज़ें बंद हो जाएंगी। उसके बाद ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है जिसका यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए और अब ओपन करने के लिए। यहाँ पर मेथड और यहाँ पर उस फाइल का हम पाथ देते हैं, और यहाँ पर असिंक्रोनसली और सिंक्रोनसली के लिए ट्रू करते हैं। अगर आपने चीज़ें किया हुआ है तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं किया हुआ है तो नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में तो हम भी नहीं समझ पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो एजेक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, थोड़ा सा एक एग्जांपल और सिंटेक्स बता दिया कि बेसिकली आपको पता चल जाए कि एजेक्स का कोड होता कैसा है। कम से कम थोड़ा बहुत माइंड में तो हो, अगर आपने बिल्कुल किया नहीं है तो इसके लिए हमने एक ऐसा कर दिया है। राइट। अब हम बात करते हैं कि पीएचपी की क्या है। हमने एजेक्स देख लिया, हमने जे क्वेरी देख लिया, जावा स्क्रिप्ट, एक्सएमएल, एचटीएमएल। अभी पीएचपी की बात कर लेते हैं। तो पीएचपी इज ए पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हमने जावा स्क्रिप्ट को देखा था, वह क्लाइंट साइड था, बाद में भले वो सर्वर साइड हो गया। लेकिन पीएचपी फुल ऑन फुल क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और इसका यूज हम क्यों करते हैं? डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए ही करते हैं। और यह ओपन सोर्स भी है। दूसरी बात क्या है, यह एम्बेडेड है इनटू एचटीएमएल। अभी एम्बेडेड एचटीएमएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या है ना, यह एचटीएमएल के अंदर अंतर्निहित है, मतलब एचटीएमएल वाले फाइल के अंदर ही मैं पीएचपी का टैग दे करके पीएचपी कोड लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात ये रही। ठीक है। इसका मतलब हुआ एम्बेडेड इनटू द एचटीएमएल। और यह वेब सर्वर पर ही रन होता है। हमारा जो पीएचपी होता है अपाची वेब सर्वर पे ऊपर रन करता है, ये आपको ध्यान रख लेना होगा। ये वाइबा के अंदर आ सकता है जो कि हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है। पीएचपी किसके ऊपर रन करता है? तो अपाची सर्वर पर रन करता है, अपाची वेब सर्वर पर रन करता है। वैसे तो जैम सर्वर है, जैम हमें इंस्टॉल करके उसमें ऑन करना होता है अपाची को और माई एसक्यूएल को। डन। ओके। तो अभी पीएचपी क्या करता है ना, ये सारी फाइल को कंटेन करता है। हमने एचटीएमएल देखा, एचटीएमएल फाइल को कंटेन कर सकता है, सीएसएस को कंटेन करता है, जावा स्क्रिप्ट को भी कर सकता है। एक पीएचपी फाइल इन सारे फाइलों को कंटेन कर सकता है। ठीक है। अब पीएचपी क्या कर सकता है कि ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है डेटा को इनटू डेटाबेस के अंदर। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएचपी के अंदर। पीएचपी क्या करता है, डेटाबेस के अंदर डेटा को मॉडिफाई करने का काम, डिलीट करने का काम, ऐड करने का काम सारा हमारा पीएचपी करता है। पीएचपी के थ्रू हमें सारे काम करा सकते हैं। ये हुआ सिंपल हमारा एक एग्जांपल पीएचपी का। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, और पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए हमें डॉलर का यूज करना होता है। फिर जो भी नाम देना है वो दे दो, हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा। तो हमने नेम नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने रखा जॉन, एज नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने रखा 30। अभी हमने यहाँ पर ईचो के अंदर प्रिंट कर दिया। अब हम बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे अभी इसके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर व्हाट इज एक्सएमएल।
सबसे पहले हमें एक्सएमएल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल की तरह ही होता है बिल्कुल। एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसका एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। बट दोनों हैं तो मार्कअप लैंग्वेज ही, बट दोनों में डिफरेंट भी है। हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट है। तो चलो, एक्सएमएल की मार्कअप लैंग्वेज जैसे कि हमने एचटीएमएल होता है वैसे ही हमारा एक्सएमएल होता है, हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा हमने तीसरा पॉइंट क्या है कि एक्सएमएल को हमने डिजाइन किया है क्यों, कि डेटा को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसफर करने के लिए, एक फाइल से दूसरे फाइल में, एक सर्वर दूसरे फाइल में, मतलब कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ही हम एक्सएमएल को डिजाइन किए हुए हैं। और एक्सएमएल के अंदर हम डेटा को स्टोर करने के लिए डिजाइन किए हुए हैं। सिंपल सी बात यह है कि एक्सएमएल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है और ट्रांसफर करने के लिए आसान होता है। बहुत पहले की बातें हैं ये। डन। और एक बात यहाँ पर है कि एक्सएमएल के अंदर मेरा खुद का टैग होता है। जैसे कि एचटीएमएल के अंदर टैग फिक्स होते हैं ना, कि एचटीएमएल टैग है, हेड टैग है, टाइटल टैग है, जैसा हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर जितने भी टैग थे ना, यह भी मार्कअप लैंग्वेज है ना, यहाँ पर ये सारे के सारे टैग क्या थे, फिक्स थे, प्री डिफाइन थे, पहले से डिफाइन थे। यहाँ पर मैं अपना टैग नहीं बना सकता कोई, राइट। लेकिन एक्सएमएल के अंदर सारे के सारे कोड हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, हम अपने हिसाब से सारे के सारे कोड यहाँ पर लिखते हैं। बस ऊपर की एक लाइन हमको फिक्स लिखना पड़ता है यहाँ पर, बस ये आपको लिख देना होगा। इसके नीचे सारे के सारे कोड आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ये टैग भी आपको अपने हिसाब से बनाना है। बट ये ध्यान रखना है कि जो भी आप टैग का नाम लिखेंगे, उस टैग को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्लास टैग को ओपन किया तो सबसे लास्ट में हमें क्लास को बंद करना है। अब हमने इस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट नाम का टैग ओपन किया, स्टूडेंट नाम के टैग को हमने बंद किया। अभी इस स्टूडेंट टैग के अंदर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट का डिटेल्स रखेंगे, राइट। तो अभी स्टूडेंट के डिटेल में हम क्या रख रहे हैं, स्टूडेंट का नाम रख रहे हैं, तो नाम को एक टैग के अंदर रखेंगे, नेम को ओपन करेंगे, नेम को क्लोज करेंगे। तो ये हमारे वहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। अब हमने स्टूडेंट का एज रखना है, स्टोर करना है। एक्सएमएल का यूज क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए ही तो एक्सएमएल का यूज करते हैं, बाद में हम ट्रांसफर करने आएंगे। बट मेन मुद्दा क्या है, एक्सएमएल को यूज करने का मेन मकसद है कि हम अपने डेटा को स्टोर करें। तो देखो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का ये बहुत सारा डेटा है, उसका नाम है, एज है, जेंडर है, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम इस प्रकार से रख सकते हैं। तो किस प्रकार से हम रखते हैं, जो भी चीज़ें रखनी है हमें, उसका नाम रखना है। तो नाम वाले टैग के बनाएंगे एक नाम, नेम नाम से टैग, उसके अंदर उसका नाम रख लेंगे। उसका एज हमें स्टोर करना है, तो एज के नाम से हम क्या करेंगे, एक टैग बनाएंगे, उसके अंदर उसका एज रख देंगे। जेंडर रखना है तो जेंडर के नाम से टैग बनाएंगे, उसके अंदर उसका जेंडर रख लेंगे। तो ये हमने एक स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे रख लिया इतने टैग के अंदर। सेम ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल रखना है, तो इसी वाले टैग को कॉपी पेस्ट करते हुए मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा, केवल नाम, एज और जेंडर को हम बदल देंगे। ठीक है। तो ये सारा काम हम इस प्रकार से, हमारा सिंटेक्स बनता है एक्सएमएल का। तो एक्सएमएल कैसे फाइल बनानी है आपको पता चल गया, एक्सएमएल फाइल होती क्या है ये पता चल गया, क्यों यूज करते हैं, क्या मोटिव है ये भी पता चल गया। एक्सएमएल के अंदर जब भी डिजाइन करते हैं तो इस लाइन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें लिखना पड़ेगा कि हमें वो एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल का वर्जन इक्वल टू 1.0 दे दो, इन कोडिंग के अंदर यूटीएफ डैश 8 दे देने का। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क बंद एंड एंगुलर ब्रैकेट बंद, राइट। अब हम देख लेते हैं कि चलो ठीक है, एक्सएमएल का कोड देख लिया, एचटीएमएल का कोड देख लिया, बट क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा दोनों में डिफरेंट क्या है ये बता दो मुझे। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि एक्सएमएल डिजाइन टू कैरी डेटा विथ फोकस ऑन द व्हाट डेटा, मतलब इसका यूज हम क्यों करते हैं, एक्सएमएल का डेटा को स्टोर करने के लिए, सिंपल सी बात है। जबकि एचटीएमएल का यूज हम करते हैं उस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, ना कि स्टोर करने के लिए। उस डेटा को हमें कैसे दिखाना है, कहाँ पर दिखाना है, उसके लिए हम एचटीएमएल का यूज करते हैं। जबकि एक्सएमएल का यूज हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। और दूसरा डिफरेंट ये है कि एचटीएमएल के अंदर जितने भी टैग होते हैं वो सारे के सारे टैग फिक्स होते हैं, जबकि एक्सएमएल के अंदर फिक्स नहीं होते, हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें किस नाम से टैग बनाना है। तो ये सारा चीज हुआ। अब दूसरा चीज है कि हम डेटा को स्टोर एक्सएमएल के फॉर्म में भी करते हैं और जेसन के फॉर्म में अब करने लगे हैं, पहले जेसन नहीं था, राइट। तो अब जेसन के फॉर्म में करते हैं। तो जेसन क्या है, जेसन को कैसे बनाया जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन हमें कैसे बनाना है, अगर मैं जीएस फाइल के अंदर जेसन बना रहा हूँ तो एक वेरिएबल बनाता हूँ माई ऑब्जेक्ट के नाम से, इसके अंदर करली ब्रेस ओपन करेंगे और लास्ट में क्लोज कर देंगे। इसके अंदर अपने सारे स्टूडेंट का जो भी डिटेल है, इस प्रकार से हम अपने स्टूडेंट का डिटेल रख लेंगे। सेम ऐसे ही मल्टीपल स्टूडेंट के हम कॉपी पेस्ट करके डिटेल्स को रख लेंगे, राइट।
ये होता है हमारा फॉर्म जेसन का। जेसन का फॉर्म पता चला आपको कैसा होता है, इस प्रकार से। एंड एक्सएमएल का फॉर्म का डेटा होता है इस प्रकार से। तो हमें एक्सएमएल और जेसन के अंदर डिफरेंट पता चला क्या है। और अब हमें क्या है ना, इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म को अगर हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जावा स्क्रिप्ट हमें एक मेथड देता है, स्ट्रिंगिफाई मेथड। स्ट्रिंगिफाई नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रिंग, इस नाम में ही छुपा हुआ है स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि यह जो स्ट्रिंगिफाई मेथड है यह कन्वर्ट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में। क्या करेगा, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा हमारा ये स्ट्रिंगिफाई मेथड। तो हमने बोल दिया कि यार जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगाओ और इसके इस मेथड के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को डाल दो। तो अभी ये जो सारे डेटा हैं ये सारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हैं, अब कन्वर्ट हो जाएंगे जेसन के फॉर्म में। ये रहा जेसन का फॉर्म। अब हम जब माई जेसन स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो अब हमारे अपने स्ट्रिंग के फॉर्म को यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर देंगे। तो वो हमारा जेसन। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वीडियो तो लंबा हो गया बट हमने पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, एक्सएमएल क्या है, जेसन क्या है, और पीएचपी क्या है, पीएचपी का कोड, एजेक्स, जेक्वेरी, जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम चलते हैं वाइबा के क्वेश्चन के ऊपर। पूरा हमने अंडरस्टैंडिंग कवर कर लिया है, अब वाइबा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स कुछ हम जावा स्क्रिप्ट वाइवा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, हमने ऊपर बता दिया है जावा स्क्रिप्ट क्या है। जावा स्क्रिप्ट हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर हम कह लें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज हम करते हैं डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए। बस इतना आपको कहना है। क्या है, क्लाइंट साइड एक लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसका यूज हम करते हैं डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए, दैट्स इट। अभी डिफरेंट हमें बताना है कि बिटवीन द जावा स्क्रिप्ट एंड जावा के अंदर। तो जावा स्क्रिप्ट का डेफिनेशन, जावा स्क्रिप्ट का डेफिनेशन पहला दे दो, वही डिफरेंट है। जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसका यूज हम करते हैं डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए। जबकि जावा जो है ना फुल फ्लैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज हम करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन को करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए, गेम को बनाने के लिए, राइट। तो डिफरेंट पता चला। जावा स्क्रिप्ट का यूज हम करते हैं डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए, जबकि कोर जावा जो होता है, जावा का यूज हम करते हैं अपना डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, कोई भी गेम बनाने के लिए। तो मेन डिफरेंट आपको पता चल गया, राइट। अब व्हाट इज द बेसिक डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के अंदर बेसिक डेटा टाइप क्या होता है। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, नंबर है, बुलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, सिंबल है। तो ये सारे कुछ हमारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डोम इन जावा स्क्रिप्ट। तो पहले डोम का फुल फॉर्म याद रखो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डोम, डी फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डोम स्टैंड फॉर द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। आप पूछ लेंगे एग्जाम्पल कि क्या है फुल फॉर्म, क्या है डोम का, तो हमें बताना होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अरे डोम है क्या, व्हाट इज डोम। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, डोम इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द HTML एंड XML डॉक्यूमेंट। तो ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है HTML एंड हमारे XML डॉक्यूमेंट के अंदर। इट रिप्रेजेंट द पेज so that JavaScript can change and manipulate the page content। तो यह रिप्रेजेंट किसको करता है, हमारे पेज को रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसी डोम का यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट की सहायता से अपने इस डोम को चेंज करते हैं, जो भी हमारा होता है, क्योंकि ये इंटरफेस ही है। तो हम अगर जावा स्क्रिप्ट की सहायता से ना पूरे इस डोम का यूज करके हम अपने इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात ये रही। तो अगर हमें अपने वेब पेज का प्रोग्रामिंग इंटरफेस चेंज करना है तो हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से पूरे डोम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डोम खुद प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज इवेंट। तो इवेंट क्या है, तो इवेंट एक एक्शन होता है, हमने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया, माउस किसी के ऊपर ले गया, तो यही हमारा इवेंट है। तो इवेंट का हमने डेफिनेशन दिया है, इवेंट इज एन एक्शन दैट ऑकर ऑन द वेब पेज, बस इतना ही है। तो एक इवेंट क्या है, एक एक्शन होता है जो कि हमारे वेब पेज के ऊपर क्या होता है, अकर होता है, दैट्स इट। जैसे क्या हुआ, हमारा बटन क्लिक एक इवेंट हो गया। माउस मूवमेंट, जैसे माउस ओवर, माउस इन, माउस लीव, माउस आउट, ये सारे हमारे इवेंट हो गए, राइट। हम बात कर लेते हैं डिफरेंट क्या होता है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के अंदर। डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू के अंदर क्या डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइबा क्वेश्चन है ये। डबल इक्वल टू क्या करता है, यह कंपेयर करता है केवल और केवल वैल्यू को। अगर मुझे दो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है, क्या दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेम है, तो वहां पर हमें डबल इक्वल टू लगा देना है, वो चेक कर लेगा। अगर वैल्यू सेम होगा तो हमें दे देगा ट्रू। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू के साथ साथ वह उसके डेटा टाइप को भी चेक करता है, कि वह उसका डेटा टाइप, दोनों का डेटा टाइप अगर नंबर है या फिर इंट है तो बोलेगा कि हाँ
ट्रू। अगर मान लो कि तुमने एक स्ट्रिंग टाइप का बना दिया है, एक इंट टाइप का बना दिया है, तो वहां पर हमको यह देता है फॉल्स ट्रिपल इक्वल टू। तो हमने बोला है कि जो हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, कंपेयर द टू वैल्यू ऑफ इक्वालिटी। ध्यान से देखना, टू वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टू वैल्यू को कंपेयर करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यू फॉर बोथ इक्वालिटी डेटा टाइप। मतलब टू वैल्यू को भी कंपेयर करेगा एंड उसके डेटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो बस इतना ही डिफरेंट है हमारा इसके अंदर। डन। अब हम बात कर लेते हैं एरे क्या होता है। तो एरे इज स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू एट वंस। ये आपको पता है यार क्या है। एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि एक साथ में बहुत सारे वैल्यू को कंटेन कर सकता है। ठीक है। अब इसको हमें क्रिएट करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे बहुत सारे डेटा टाइप्स का। दैट्स इट, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेट एंड वेयर। अभी लेट एंड वेयर के बीच में क्या डिफरेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या होता है। तो इसमें बस दो सिंपल डिफिनेशन ये है कि जो हमारा लेट कीवर्ड से अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो वह हमारा क्या होता है, ब्लॉक स्कोप्ड होता है। जबकि अगर मैं वेर का यूज करके बनाता हूँ तो हमारा क्या होता है, फंक्शन स्कोप्ड होता है। ठीक है। फंक्शन का मतलब वह केवल उस फंक्शन के अंदर उसका स्कोप होगा, उस फंक्शन के बाहर नहीं होगा। जबकि ब्लॉक बनाते हैं तो पूरे ब्लॉक के अंदर होगा। हमने जिस भी ब्लॉक के ऊपर, जिस भी ब्लॉक के अंदर उसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। बस इतना सा डिफरेंट है। अभी जेसन क्या है, हमने ऊपर पढ़ लिया था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इट इज ए लाइट वेट डेटा इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब डेटा को एक्सचेंज करने का फॉर्मेट होता है और इजी, बहुत इजी होता है। हम भी पढ़ सकते हैं बहुत आराम से, रीडेबल फॉर्म में होता है। राइटिंग कर सकते हैं उसके अंदर बहुत इजीली। और इसके अंदर हम एक्सचेंज करने का मतलब स्ट्रिंगिफाई टू पार्स वाले मेथड का यूज करके हम इसको ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पता चला कि जेसन क्या है, जेसन का फुल फॉर्म क्या है। दैट्स इट। अभी जेसन को हमने ऊपर भी देखा था एग्जांपल, यहाँ पर भी हमने बता दिया है कि जेसन को हम इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। जेसन के अंदर बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। डन। और इसका मेन यूज क्या है, एक्सचेंजिंग द डेटा बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन। बस इतना बोलना है इसका यूज, और इसका फुल फॉर्म बता दो, बहुत हो गया। और यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा व्यू देख लो, जेसन किस फॉर्म में होता है। तो हमने जेसन का एक फॉर्म दे दिया है। सिंपल है, नेम देना है। नेम के अंदर उसका नेम जैम करके हमें यहाँ पे उसका नाम डाल देना है, एज करके उसका एज, एड्रेस के अंदर जो भी एड्रेस उड्रेस है ये सारे चीज डाल दो, हमारा हो गया जेसन का फॉर्म। दैट्स इट। व्हाट इज यूज ऑफ द जेसन डॉट पार्स एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज ऊपर देखा। यह क्या करता है, हमारे जेसन मतलब ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जस्ट उसी का उल्टा हमारा जेसन डॉट पार्स क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना याद रखना। ओके, हमने यहाँ पर बता दिया किस प्रकार से करता है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, आधे घंटे का हो गया अभी अभी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ पर वही जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और उसका हमने एग्जांपल दिया है, ये देख सकते हो। इस प्रकार से अगर हमारा स्ट्रिंग है, इसको हमें इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई यूज किया हुआ है और ऊपर हमने स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया है। सीरियलाइजिंग क्या है, तो वही है सीरियलाइजिंग हमारा, स्ट्रिंगिफाई करना। सीरियलाइजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने बताया सीरियलाइजिंग इन जावास्क्रिप्ट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू द फॉर्मेट। किसी अदर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना ही हमारा सीरियलाइजिंग कहलाता है। दैट्स इट। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इस ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर दिए हैं स्ट्रिंग के अंदर इसका यूज करके, तो हमारा हो गया सीरियलाइजिंग या सीरियलाइजिंग। दैट्स इट, इतना याद रखना। ठीक है। डेटा टाइप्स कितने होते हैं हमारे जेसन के अंदर, तो यही सारे हैं हमारे डेटा टाइप्स। 6 प्रकार के होते हैं टोटल। यूनिकोड, कैरेक्टर, इनक्लोज, डबल क्वोट, स्ट्रिंग के अंदर ये सारे आ गए हमारे। नंबर हमारा डेटा टाइप है जेसन के अंदर, बुलियन हो सकता है जेसन का डेटा टाइप, नल हो सकता है, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये सारे हमारे 6 टाइप के क्या हैं, डेटा टाइप्स इन जेसन। तो जेसन के अंदर डेटा टाइप्स की बात करता है तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हम कह देंगे। राइट। अभी स्कीमा क्या होता है जेसन के अंदर। तो स्कीमा मीन्स, स्कीमा क्या होता है कि है ना, स्कीमा इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप्स दैट जेसन डॉक्यूमेंट शुड हैव। जो हमारे जेसन डॉक्यूमेंट है उसके स्ट्रक्चर को और उसके डेटा टाइप्स को क्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है या डिस्क्राइब करता है। इतना समझ लो, कोई भी हमने एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, जेसन फाइल बनाया, तो उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है
और उसके अंदर किस टाइप के डेटा टाइप्स है उसी को डिफाइन करता है हमारा, या उसी के कॉम्बिनेशन को हम कह देंगे स्कीमा। जैसे हमने स्कीमा अपने डेटाबेस में हम पढ़ते हैं ना, टेबल एंड टेबल के फील्ड को कनेक्शन कॉम्बिनेशन को स्कीमा कहते हैं, तो वही बात है। अब हमारा यहाँ पर डेटा जो है टेबल के फॉर्म में तो है नहीं, यहाँ पर हमारा डेटा जेसन के फॉर्म में है ना। ऊपर हमने बहुत सारे जेसन का एग्जांपल दिखाया था यहाँ पर। तो ये यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है या पूरा स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर डाटा टाइप आ रहा है, देखो यहाँ पर स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, यहाँ पर नंबर है, तो है ना डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन है पूरा, ये स्ट्रक्चर हमारा, ये हो गए हमारे स्कीमा। तो यही पूरा हमारा स्कीमा कहलाएगा। दैट्स इट। आई होप आपको स्कीमा क्या है पता चल गया होगा। डन। अब हम बात कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा, ये पढ़ हो गया हमारा, ठीक है। स्कीमा के बाद अब हमें देखना है सम जे क्वेरी वाइवा क्वेश्चन। भाई जे क्वेरी से तो बहुत कम आने वाला है वाइवा के क्वेश्चन, तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि जे क्वेरी सिलेबस में बहुत ही कम है, नाम मात्र के अंदर है, ठीक है। तो हम जे क्वेरी से समझने क्या है, फंडामेंटल ऑफ जे क्वेरी थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। तो जे क्वेरी का फ्रेंड फंडामेंटल काम क्या होता है कि डोम को मैनिपुलेट करने का काम करता है। और जैसे क्या क्या करता है हमारा जे क्वेरी, कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है उसको करेगा, जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है उस एलिमेंट को मैनिपुलेट करेगा। फिर इवेंट जो है उसको हैंडल करेगा। इवेंट हमने देखा ऊपर क्या होता है, कोई भी एक्शन जो है, बटन क्लिक है, माउस ओवर ऑन आउट, ये सब कुछ भी है, तो उस इवेंट को हैंडल करने का कभी काम करता है हमारा जे क्वेरी। एनिमेशन बनाने के लिए जे क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स देता है हमें जे क्वेरी एनिमेशन बनाने के लिए। एजेक्स के साथ भी डील करता है जे क्वेरी, डेटा को हमें एक्सचेंज करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारने के लिए, सारा काम करने के लिए भी हमें एजेक्स से कम्युनिकेट करने के लिए आसान कर देता है चीज़ें, राइट। हम बात कर लेते हैं जे क्वेरी है क्या। जे क्वेरी हमने ऊपर ही देखा था, जे क्वेरी लाइट वाइट जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो कि हम क्या करते हैं, बहुत कम कोड लिखते हैं और अपना काम बहुत ज़्यादा करके देता है जे क्वेरी। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो जे क्वेरी क्या है पता चल जाएगा। ऊपर भी हमने बताया जे क्वेरी क्या होता है और उसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स क्या होता है, पहले डॉलर लगाते हैं, फिर कोई भी हम सिलेक्टर लगाएंगे। सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, आईडी सिलेक्टर हो सकता है, क्लास सिलेक्टर हो सकता है, ये सारी चीज़ें। आईडी सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर हो सकता है। उसके बाद डॉलर ब्रैकेट के अंदर सेलेक्टर, उस चीज को सेलेक्ट करो, फिर उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो एक्शन हम इस वाले ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने क्या किया, हमने पी को सिलेक्ट किया, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर कहीं भी पी अगर हो तो हमें क्या करना है, अब एक्शन क्या करना है, पी को हाइड कर देना है। पी को सिलेक्ट करो, उसको हाइड कर दो। दूसरा हमने बोला कि अच्छा बटन को सिलेक्ट करो, उसके अंदर सीएसएस लगा दो। तो ये हो गया हमारा बेसिक सिंटैक्स ऑफ एन एग्जांपल ऑफ जे क्वेरी, जो कि हमने ऊपर भी देखा हुआ था। अभी जे क्वेरी को बेनिफिट क्या होता है, तो अभी ऊपर हमने बात किया, दो मैनिपुलेशन आसानी से कर सकते हैं, क्रॉस ब्राउज कंफर्टेबिलिटी कर सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, एजिक सपोर्ट करता है, एनिमेशन आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये सारे हमारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं जे क्वेरी को यूज करने का। हाउ डू यू इंक्लूड द जे क्वेरी इन योर वेब पेज। अब हमें अपने वेब पेज के अंदर जे क्वेरी को यूज करना है तो हमको क्या करना होगा, एक स्क्रिप्ट को यूज करना होगा। इस प्रकार की लिंक हमें लानी होगी जे क्वेरी के साइट पे जा करके, ठीक है। तो हम जे क्वेरी का सीडीएन कह सकते हैं यूज कर लेंगे। तो जे क्वेरी का सीडीएन कैसे यूज करना है, आप वहाँ से गूगल में जा करके जे क्वेरी सीडीएन सर्च करोगे, मिल जाएगा। उसको आप ये लिंक भी पूरा का पूरा मिल जाएगा, उसको अपने फाइल के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सारे के सारे जे क्वेरी की फाइल अपने फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। या तो अगर आप इसके लिंक को नहीं, सीडीएन यूज नहीं करना चाहते हो, तो आपको पूरा जे क्वेरी की एक फाइल होती है उसको डाउनलोड करना होगा, फिर अपने उस फोल्डर के अंदर रखना होगा जहाँ पे आप जे क्वेरी का कोड करना चाहते हो, राइट। अभी डिफरेंट क्या है हमारा, यहाँ पर पूछ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर एंड डॉलर विंडो डॉट लोड के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन होता है ना, यह कॉल्ड हो जाता है जैसे ही हमारा डोम फिनिश होता है। जैसे हमारा पेज रिलोड होगा, डोम डोम हमारा फिनिश हो जाएगा, वैसे ये क्या होता है, कॉल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, ये इमेज और बाकी एक्सटर्नल रिसोर्सेज हमारे फिनिश नहीं हुए होते हैं वेब पेज के अंदर, और लोडिंग फेज में ही होते हैं, तभी यह क्या होता है, कॉल हो जाता है, अकर हो जाता है। जबकि हमारा डॉलर विंडो डॉट लोड क्या होता है, यह जब तक हमारे सारे इमेज और बाकी एक्सटर्नल रिसोर्सेस लोड नहीं हो जाते हमारे वेबसाइट के अंदर, तब तक यह हमारा विंडो डॉट लोड नहीं चलता है, नहीं कॉल होता है। बस इतना ही डिफरेंट है, राइट। हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द डॉट एच टी एम एल एंड डॉट टेक्स्ट मेथड। यह दोनों हमारे मेथड है जे क्वेरी के अंदर, जिसका काम ये होता है कि यह हमें सेट या फिर गेट करके देगा HTML कंटेंट को, जबकि यह उसके अंदर के केवल टेक्स्ट को रिटर्न करता है या फिर केवल टेक्स्ट को सेट करता है। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। डन। इसको हम और ब्रीफ में यहाँ पर नीचे बताए हैं सारे फंक्शन के अंदर जे क्वेरी के।
अभी जे क्वेरी क्या है, जे क्वेरी के अंदर सिलेक्टर कितने होते हैं, तो एलिमेंट सिलेक्टर होता है। एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब क्या, हमारे यहाँ जो भी एलिमेंट है HTML टैग के अंदर वो सारे डायरेक्ट सिलेक्ट हो सकते हैं, जैसे p टैग है, इमेज टैग है, तो इन सबको डायरेक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो एलिमेंट सिलेक्टर यूज करेंगे। आईडी सिलेक्टर बना सकते हैं हम, देश सिलेक्टर को हम डिनोट करते हैं हैज से, तो हैज वाले अगर हमें सिलेक्टर्स को बनाना है तो आईडी सिलेक्टर की सहायता से बना करके उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लास को डिनोट करते हैं डॉट से, और इस प्रकार से हम क्लास सिलेक्टर बना सकते हैं। इसको आप पढ़ लीजिए पूरा। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या है, हम अब एट्रीब्यूट देते हैं, जैसे IMG का एक एट्रीब्यूट होता है, एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है href, तो इस प्रकार से हमें SRC को टारगेट करना है तो हम इस प्रकार से SRC इक्वल टू करके एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर हम इस प्रकार से कर सकते हैं, एट्रीब्यूट और चाइल्ड को ज़्यादा ध्यान नहीं देना आप लोग, बस आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर से ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट मेथड जे क्वेरी के अंदर हमने डाल दिया है, क्लास को ऐड करने का मेथड डॉट क्लास डॉट रिमूव क्लास, फिर टोगल क्लास डॉट CSS सेट एंड रिटर्न, यह क्या करता है हमने यहाँ पर पूरा डेफिनेशन सबका दे दिया है। डॉट HTML जो हमने ऊपर बात किया वही है, सेट और रिटर्न द HTML कंटेंट। डॉट टेक्स्ट क्या करता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के लिए सेट, यह क्या करता है डॉट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को सेट करेगा या फिर एट्रीब्यूट को रिटर्न करेगा, या हमारे टेक्स्ट को सेट करेगा या टेक्स्ट को रिटर्न करेगा, या HTML कोड को सेट करेगा और रिटर्न करेगा। CSS को सेट करेगा, CSS की प्रॉपर्टी को रिटर्न करेगा। यह टोगल क्लास मतलब क्या है, ऐड को भी करेगा रिमूव भी करेगा, दोनों काम करने के लिए हमारा टोगल क्लास का यूज है। वैल्यू क्या है, सेट करेगा रिटर्न करेगा हमारे वैल्यू को, फील्ड को, जो भी एलिमेंट्स के अंदर दिया गया है हमारे, क्या करेगा एलिमेंट को हाइड करेगा या एलिमेंट को शो करेगा, तो नाम से ही पता चल रहा है, या फेड इन देगा या फेड आउट देगा, या स्लाइड अप के लिए है, स्लाइड डाउन के लिए है। ये सारे नाम से ही फंक्शन सारे पता चल रहे हैं कौन क्या करने वाला है, तो कुछ कुछ याद कर लेना जितना भी हो सके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेंट एंड इफेक्ट, तो इवेंट हमने देख ही लिया है, इफेक्ट हम देख लेते हैं। इवेंट हमें पता है कि कोई भी एक्शन हमारा एक इवेंट होता है, हमने कोई भी की प्रेस किया या फिर समझो माउस, माउस इन, माउस आउट, लीव, ये सारी चीज़ें हमारे इवेंट होती हैं। जैसे क्लिक क्लिक हो गया, ये सारा इवेंट, इसको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इवेंट एक्शन अकर्ड इन द हैपन इन द ब्राउजर, क्लिकिंग लिकिंग ये सारे हमारे इवेंट होते हैं। जबकि इफेक्ट क्या होता है, यह विजुअल एनिमेशन होता है। अब कोई हमें अपने एनिमेशन देना है, जैसे हमने एक इमेज दे दिया, अभी वह इमेज ब्लर हो रहा है टाइम के साथ साथ, वह इमेज ऑटोमेटिक घूम रहा है, कुछ राउंड में कर रहा है, तो वो हमारा एक इफेक्ट होता है, ठीक है। यह विजुअल एनिमेशन होता है इफेक्ट। तो ये दोनों डिफरेंट पता चला होगा आपको इवेंट और इफेक्ट के अंदर। डन। इसको हम, जैसे फेड इन हो गया, फेड आउट हो गया, तो ये स्लाइड अप हो गया। जैसे हमने मार्क्यू देखा था HTML के अंदर, तो उसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का इफेक्ट है वह, ना कि इवेंट। इवेंट मतलब कोई एक्शन होता है। डन। देखो हमने यहाँ पर फेड इन का यूज किया है, तो ये हमारा क्या है, इफेक्ट है। फेड इन फेड आउट ये सारे हमारे इफेक्ट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एजेक्स के वाइबा क्वेश्चन। तो एजेक्स क्या है आपको पता है, स्टैंडेबल एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है। बेसिक सिंटैक्स हमने ऊपर भी इसको करके दिखाया है, यहाँ भी करके दिखा दिया है इसका सिंटैक्स। ये सिंटैक्स वहाँ पर हमने एग्जांपल करके दिखाया था। सिंक्रोनाइज्ड एंड असिंक्रोनाइज्ड इंपॉर्टेंट है बहुत। सिंक्रोनाइज्ड एंड असिंक्रोनाइज्ड का मतलब है ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। जब हम सिंक्रोनाइज रहता है वहाँ पर मतलब क्या होता है, हमारा कोड ब्लॉक होता है जब तक कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर कहीं पे एग्जीक्यूशन रुक जाता है या टाइम लेता है तो हमारा वहाँ पर स्लो हो जाएगा कंट्रोल। जबकि असिंक्रोनस में क्या है, अगर किसी भी चीज के लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं होता है, ब्लॉक यहाँ पर कोड हमारा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी कोड को रन करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं बोलूंगा यार तू टाइम ले, मैं चलता हूँ आगे, अपना आगे वाला काम पूरा करता हूँ। तो असिंक्रोनस मतलब नॉन ब्लॉकिंग कोड, सिंक्रोनस का मतलब ब्लॉकिंग कोड जो हमारे कोड को ब्लॉक कर देता है, और असिंक्रोनस हमारे कोड को ब्लॉक नहीं करता है, चलता रहता है हमेशा। ये चीज दोनों में डिफरेंट है। गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंट है, तो पोस्ट सिक्योर होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा यस आया, तो यस से हमें याद रखने का सिक्योर। तो पोस्ट हमारा सिक्योर होता है, गेट हमारा सिक्योर नहीं होता है। पहला हमने डिफरेंट बता दिया, एजेक्स हो या फिर PHP हो या जावास्क्रिप्ट हो, कहीं भी हो। तो ये हमारा दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना। और हमारा बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है। गेट के अंदर अगर मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ तो हमारा जो डिटेल्स होता है वो हमारे ब्राउजर के अंदर लिस्ट के अंदर शो करता है। URL मतलब यहाँ पर शो करता है, पोस्ट वाला शो नहीं करता है। ये चीज़ें हैं, ये याद रखना। मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना यार, पोस्ट सिक्योर होता है, गेट सिक्योर नहीं होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पता चल जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन एजेक्स, यही तो है पूरा यार एजेक्स। अब इसकी रोल पूछेगा तो समझे पूरा एजेक्स यही है, इसकी वजह से ही पूरा काम होता है। यही एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो कि हर एक वेब ब्राउजर के अंदर फिट किया होता है ऑटोमेटिकली। तो जो हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसका यूज हम करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए बिटवीन द वेब पेज। क्लाइंट साइड और वेब साइड के, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में यही बैठा होता है, यही ऑब्जेक्ट, इसी को एजेक्स कहते हैं।
ठीक है, यही डील करता है दोनों के साथ। तो समझ रहे हो, पूरा इंपॉर्टेंस यही है, ये नहीं तो एजेक्स नहीं है। ठीक है, यही प्रोवाइड करता है हमारे सेंडिंग का रिक्वेस्ट, रिसीविंग का और रिस्पॉन्स, जितने सारे होते हैं सब काम हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट ही करता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ग्लोबली बाय डिफॉल्ट हर एक वेब ब्राउजर के अंदर रहता है। जेसन क्या है हमने ऊपर समझ लिया, जेसन क्या है, कैसे है यूज करना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। कॉल बैक फंक्शन क्या है आप लोग पढ़ सकते हैं कॉल बैक फंक्शन को। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये भी उसी का पार्ट है, इसको भी पढ़ सकते हो, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है ये। अब हाउ डू यू सेंड द डेटा ऑन द सर्वर, डेटा पर हम कैसे सर्वर पर हम डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं, क्या क्या रूल है, तो हम सेंड कर सकते हैं एजेक्स के थ्रू ओपन मेथड का यूज करके। अब इसमें हमें क्या क्या देना पड़ता है, वहाँ पर मेथड देना होता है, हमें यूआरएल देना होता है, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ था, और उसके बाद सिंक्रोनस अनसिंक्रोनस किस प्रकार से हमें रिक्वेस्ट मारना है वो चीज़ें देनी पड़ती है। ठीक है, अभी डिफरेंट क्या है एजेक्स एंड जे क्वेरी के अंदर, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है यार, ये तो ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और ये हमारा क्या है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मॉडल है, जो कि हमारे पेज को रीलोड होने से बच जाता है। तो ये चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट है, एजेक्स है, उसका डेफिनेशन बता दो अलग से, जे क्वेरी का डेफिनेशन अलग से, तो डिफरेंस हो ही गया है, राइट। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं तो कुछ पीएचपी के वाइवा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। पीएचपी क्या है, पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले पीएचपी का फुल फॉर्म याद कर लो, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या होता है पीएचपी का फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब ये है क्या, हमने ऊपर बताया था, यह सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसका यूज हम करते हैं डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए। ऊपर भी बात किया था हमने पीएचपी का, इसका एडवांटेज बहुत सारा है कि ओपन सोर्स लैंग्वेज है, पहली बात। दूसरी बात है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तीसरी बात है हमारा सपोर्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस पर, जैसे माई एसक्यूएल पर भी सपोर्ट करता है, ओरेकल पर भी सपोर्ट करता है, पोस्टल एसक्यूएल पर भी सपोर्ट करता है। अब इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, लार्ज कम्युनिटी अभी इसका एक इम्पोर्टेंस है या फिर एडवांटेज है। अभी लार्ज कम्युनिटी है तो यहाँ पर चीज़ें हमको बहुत आराम से इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल सकता है, सपोर्ट कहीं पे हम कोड करने में अगर रुकते हैं तो वहाँ पर हमें कम्युनिटी जो है हेल्प कर देती है, और बहुत ईजी टू लर्न है। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो कि हम आराम से कर सकते हैं। अभी पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है, तो ये हमें पीएचपी का ओपनिंग टैग देना होता है, पीएचपी का क्लोजिंग टैग दे करके इसके अंदर जो मन करे कोड वो हम लिखेंगे, जैसा हमने ऊपर एक कोड करके फर्स्ट में ही स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर हमने किया हुआ है। डेटा टाइप्स कितने होते हैं पीएचपी के अंदर, तो यही हमारे इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल है, ये सारे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं किसके अंदर, पीएचपी के अंदर। ये कर सकते हो आप। अब हमें ईचो और प्रिंट के बीच में क्या डिफरेंट है ये बताना है पीएचपी के अंदर। तो फ्रेंड्स पीएचपी में जो प्रिंट होता है नीचे होता है, दोनों का यूज हम करते हैं डेटा को आउटपुट करने के लिए। ठीक है, दोनों का यूज हम क्यों करते हैं, डेटा को दिखाने के लिए, शो कराने के लिए। बट दोनों में डिफरेंट बस इतना है कि जो ईचो होता है ना बहुत फास्ट होता है उसकी अपेक्षा पर, और यह क्या करता है ना, मल्टी वैल्यू को एक ही बार में मल्टी वैल्यू को प्रिंट करने में आसानी से, मतलब मल्टी वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू को प्रिंट कर देता है। ये दोनों डिफरेंट है। पहली बात ईचो फास्ट है, दूसरी बात यह है कि मल्टी वैल्यू एक साथ प्रिंट कर सकता है एक बार में ही। तो अगर उसी बात प्रिंट की करूँ तो मैं यहाँ पर यह एक बार में एक ही वैल्यू को प्रिंट करता है और इससे स्लो भी होता है, तो ये दोनों आप दे सकते हो कि यह स्लो होता है, वह फास्ट होता है। वह एक ही बार में ज़्यादा वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, वह एक बार में एक ही वैल्यू को प्रिंट करता है। ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट बिटवीन द इंक्लूड एंड रिक्वायर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड और रिक्वायर। तो इन दोनों का यूज हम करते हैं क्यों, अपनी फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को, किसी भी बाहर वाली फाइल को अपनी किसी फाइल के अंदर इंक्लूड करने के लिए। हमने 4-5 फाइल बनाया है, उस फाइल के सारे कंटेंट हमें इसके अंदर चाहिए, तो वहाँ पर हम इंक्लूड और रिक्वायर दोनों का यूज करते हैं। डिफरेंट बस इतना है, जब मैं इंक्लूड करता हूँ वहाँ पर, तो अगर वह फाइल नहीं होती है या फिर कोई भी रीजन दिक्कत आता है, एरर आता है, तो भी हमारा कोड रन हो जाता है वार्निंग दे करके। लेकिन अगर हमने रिक्वायर दिया हुआ है किसी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, तो वहाँ पर रिक्वायर्ड ही चाहिए। अगर आपने किसी फाइल के अंदर किसी फाइल को रिक्वायर कर दिया और वो फाइल आपके फोल्डर के अंदर है ही नहीं, उसका पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारा कोड चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप रिक्वायर की जगह पर इंक्लूड लिखे होते तो हमारा कोड चल जाता, एक वार्निंग दे करके कि हाँ यार आपने बोला है कि ये फाइल हम इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ये फाइल तो है नहीं। वार्निंग दे करके आपको चल जाएगा। लेकिन आपने अगर वहाँ पर रिक्वायर यूज कर लिया तो आपको कोड चलाने ही नहीं देगा। अभी बात कर लेते हैं हम सेशन की। सेशन क्या है, तो सेशन जब पीएचपी के अंदर सेशन क्या है, एक तरीका होता है, क्या किसका तरीका हो, स्टोर द डेटा अक्रॉस द मल्टीपल पेजेस। तो बस इतना आपको रखना है याद सेशन के लिए कि यह क्या होता है, ऐसा तरीका होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं, अक्रॉस द मल्टीपल पेजेस, डेटा को स्टोर करने के लिए सारे पेजेस के। अब हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं ना, तो हर एक पेज के जगह से डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, सेशन।
That's it. It allow you to store the retrieve information about user such as their username, email पर प्रेफरेंस। इस सारे के सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हम सेशन वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है। अभी कुकी क्या है? तो कुकी क्या है ना, जैसे हमारा सेशन होता है सेम वैसे हमारा कुकी भी होता है, राइट। और कुकी में क्या होता है फ्रेंड्स ना, कुकी के अंदर ये क्लाइंट साइड के अंदर ही उसके क्लाइंट के कंप्यूटर में ही समझो एक छोटी सी फाइल रख देता है जो कि उसके ट्रैक करता है, उसके यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है कि वह क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या लाइक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या डिसलाइक कर रहा है। वो सारी ट्रैक को रखता है। फिर उसके बाद उसके परफॉर्मेंस में उस चीज़ को इंक्लूड करता है। जैसे आपने गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं हम कुछ भी, तो उसके ट्रैक को रखता है। फिर अगर हम दोबारा सर्च करने आते हैं तो उसको हमें सजेस्ट करता है उस तरीके का इंफॉर्मेशन। तो वो काम हमारा कुकी करता है। जबकि ऑल ओवर जो हमारे ऑल ओवर पेज होते हैं वेबसाइट के अंदर, उन सारे पेज में से कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है, वो सारे डेटा को स्टोर करना है मुझे। मतलब बड़ी फाइल में लॉन्ग अमाउंट लार्ज अमाउंट डेटा के अंदर हमें अगर डेटा स्टोर करना है तो हम सेशन का यूज करते हैं। जबकि हमें स्मॉल पीस ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम कुकी का यूज करते हैं, जो कि हमारे यूजर्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, एक्टिविटी को ट्रैक करता है, राइट। रिमेंबर रखता है यार। अभी गेट एंड पोस्ट के बीच में क्या डिफरेंट हमने ऊपर बात किया था, वही चीजें हैं। गेट एंड पोस्ट, सिक्योर एंड नॉन सिक्योर की बातें हैं। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है पीएचपी के अंदर, जिसका काम होता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। बस इतना आपको कहना है इसके अंदर कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, राइट। अब उसको हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। एक बार हमने फंक्शन लिख दिया तो उसको बार बार कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अभी फंक्शन और मेथड के अंदर डिफरेंट क्या है, अगर ये आ जाता है तो फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। बट ये जो मेथड होता है ना, यह मेथड जो है यह पार्ट होता है हमारे एक क्लास का। क्या होता है? जबकि वाइल मेथड हमने क्या बोला, फंक्शन इज यहाँ पर क्या है, एक पार्ट होता है हमारा एक क्लास का, जो कि कॉल्ड होता है कब? इंस्टेंस की सहायता से। अब हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना आता है तो जो सिंपल सी बात करिए, अगर मैं वह फंक्शन जो किसी क्लास के अंदर होता है उसको मैं मेथड कहता हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन अब वह अगर कोई भी फंक्शन है वह किसी क्लास के अंदर नहीं है, वो डायरेक्ट फ्री है, फंक्शन कीवर्ड से बना हुआ है, कोई अदर फंक्शन है किसी क्लास के अंदर नहीं है, तो हमारा फंक्शन कहलाएगा। लेकिन वही फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है, क्यों? क्योंकि पीएचपी भी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहाँ पर तो क्लास ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें हम बना सकते हैं ना। तो उस क्लास के अंदर अगर हमारा मेथड है, कोई फंक्शन बनाया, तो उस फंक्शन को मेथड कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या है कि यार इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, कांस्टेंट हो गया तो कहाँ वैल्यू चेंज कर पाते हैं, तो यही चीजें हैं। कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम वेरिएबल वैल्यू, बट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको हम एक बार अगर कर देते हैं तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इतनी सी बात है, कैन नॉट चेंज द कांस्टेंट वैल्यू बट चेंज द वेरिएबल्स की वैल्यू। डॉलर गेट एंड डॉलर पोस्ट क्या है? दोनों ही हमारे एरिया टाइप के ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है? हमारे दोनों के दोनों एरिया टाइप के ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि स्टोर करते हैं हमारे डेटा को, कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं डेटा को। डन। अभी गेट एंड पोस्ट वाला यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यह क्या करता है, हमारे डेटा को सेंड करता है। गेट जो गेट हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, डेटा को सेंड करता है थ्रू द यूआरएल, यूआरएल के थ्रू सेंड करता है। और जो भी डेटा सेंड करता है वो हमारा यूआरएल के अंदर दिखता भी है। लेकिन जब पोस्ट होता है ना, यह सेंड करता है डेटा को एचटीटीपी रिक्वेस्ट की सहायता से, और वह हमारा एड्रेस बार के अंदर इनविजिबल होता है। पहले जो हमने बात किया था, या सिक्योर होता है या सिक्योर नहीं होता है। या जो डेटा भेजेगा ना, या हमें यूआरएल के अंदर दिखेगा, जबकि यह जो डेटा भेजेगा यूआरएल के अंदर नहीं दिखेगा। तो सिक्योर एंड नॉन सिक्योर वाली बात आ गई है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन द कुकी एंड सेशन, सेशन और कुकी के बीच में क्या डिफरेंट है, हमने ऊपर डेफिनेशन बताया था। यह लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करता है या स्मॉल अमाउंट डेटा को स्टोर करता है। यह यूजर के एक्टिविटी को ट्रेस करता है, जबकि यह क्या करता है, होल मल्टीपल जितने भी हमारे वेबसाइट के अंदर पेज हैं उन सारे डेटा को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। जबकि दोनों का यूज हम क्यों करते हैं, दोनों इज यूज फॉर द स्टोर द डेटा इन पीएचपी, बट मेन डिफरेंट इन विच जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, कुकीज स्टोर द यूजर्स कंप्यूटर्स। यह क्या करता है, कुकी के अपने जो हमारा यूजर्स होता है उसी के कंप्यूटर में फोल्डर बना देता है, एक फाइल बना देता है, उसके अंदर सारे एक्टिविटी को ट्रेस करके रखता है, ठीक है, स्टोर करता है। और लार्ज अमाउंट स्मॉल अमाउंट की बात हमने ऊपर बता दिया था। हाउ कैन यू स्टार्ट द पीएचपी सेशन? तो पीएचपी सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं सेशन स्टार्ट मेथड का यूज करता हूँ, इतना बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर मुझे पीएचपी के अंदर वैल्यू को असाइन करना है, सेट करना है, तो वहां पर मैं यूज कर सकता हूँ डॉलर सेशन नाम का ग्लोबल वेरिएबल। इस प्रकार से जो हमने बताया, यहाँ पर डॉलर सेशन लगाओ, फिर यूजर नेम क्या स्टोर करना है, इस प्रकार से उसके अंदर स्टोर कर दो। देन
डिस्ट्रॉय करने के लिए हम सेशन डॉट डिस्ट्रॉय मेथड का यूज कर सकते हैं किसी भी अपने सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। अभी हीडर एक फंक्शन होता है पीएचपी के अंदर जिसका काम होता है रिडायरेक्शन के लिए। जैसे एक हीडर फंक्शन इज पीएचपी यूज टू सेंड द एचटीटीपी हीडर फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट। अगर हमें सर्वर से क्लाइंट पर कोई भी एचटीटीपी हीडर फाइल या फिर कंटेंट को सेंड करना है तो वहां पर हम हीडर फंक्शन का यूज करते हैं, राइट। तो अभी हीडर फंक्शन का किस प्रकार से यूज करते हैं, किस टाइप का कंटेंट हमें सेंड करना है क्लाइंट साइड को, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंटेंट टाइप एक कीवर्ड देना होता है, फिर किस टाइप का कंटेंट हमें करना है सेंड सर्वर टू क्लाइंट। इस प्रकार का एप्लीकेशन जेसन है, एक्सएमएल है, एचटीएमएल है, टेक्स्ट फाइल है। तो इस प्रकार से हम हीडर फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अभी वही बात है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू का जो हमने बात किया था जावा के अंदर। यह केवल उसकी वैल्यू को चेक करता है जबकि यह उसकी वैल्यू और डेटा टाइप्स दोनों को चेक करता है, बस इतनी सी बात है। अब एरे क्या है, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था एरे क्या है। तो एरे डेटा स्ट्रक्चर कैन होल्ड द मल्टीपल वैल्यू इन द सिंगल वेरिएबल। तो एक सिंगल वेरिएबल होता है जो कि बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करता है। कैसे हम एरे क्रिएट कर सकते हैं अपने जावा के अंदर, तो हमें दिया, हाँ सॉरी जावा नहीं, पीएचपी के अंदर एरे को क्रिएट करने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं। एरे फंक्शन के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू डाल देंगे वो हमारी एरे के अंदर क्रिएट होकर के एरे बन जाएगी। तो एरे के हमें पीएचपी के अंदर एरे क्रिएट करने के लिए एरे फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। हाउ डू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब हमें क्या करना है, एरे के अंदर वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसके इंडेक्स की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं और फॉर लूप लगा करके भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी लूप लगाना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, किसी भी लूप से एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे। फिर हमें क्या करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स एरे एंड एसोसिएटिव एरे। तो इंडेक्स एरे जो होता है हमारा, यह न्यूमेरिक की को यूज करता है एक्सेस करने के लिए, जबकि एसोसिएटिव एरे किसको, स्ट्रिंग को लेता है। कहाँ गया हमारा स्ट्रिंग, ये रहा, स्ट्रिंग की का यूज करता है एक्सेस करने के लिए, किसी भी एरे को एलिमेंट करने के लिए या स्ट्रिंग की को यूज करता है। जबकि हमारा इंडेक्स एरे किसको यूज करता है, न्यूमेरिक की को यूज करता है। अभी ये क्या होते हैं, इंडेक्स थ्री टाइप्स के एरे होते हैं, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, राइट। अभी फॉर ईच लूप क्या है, तो फॉर ईच लूप एक टाइप ऑफ लूप है पीएचपी के अंदर जो कि क्या करता है, हमारा यूज होता है किसी भी एरे के ऊपर। एरे के ऊपर मुझे हम अगर कोई भी ऑपरेशन इटरेट करना है किसी भी एरे के ऊपर या एरे और ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां पर हम फॉर ईच लूप बनाते हैं। फॉर ईच लूप डिजाइन ही किया गया है एरे और ऑब्जेक्ट के लिए, बस इतना समझ लीजिए, राइट। एलिमेंट ऑफ एरे ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं पीएचपी के अंदर हम किससे एरे को ऊपर इटरेट करेंगे। तो हमने पहले बताया फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप, ये सारे तरीके हैं हमें एरे को ऊपर इटरेट करने के, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट, अगर मुझे किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, एरे डॉट पुश का यूज कर लेंगे जो कि हमने एरे प्लेलिस्ट वाले में अच्छे से कराया है। उसको आप देख सकते हो पीएचपी का प्लेलिस्ट के अंदर। हाउ डू यू रिमूव करने के लिए हम अनसेट फंक्शन देता है हमें, पीएचपी अनसेट का यूज कर लेंगे। और काउंट फंक्शन का काम क्या होता है, तो जैसे हमने सी लैंग्वेज के अंदर अगर एरे के एलिमेंट को काउंट करना होता है तो एसटीआर लेंथ, सिंपल सी बात है यार कि ये स्ट्रिंग के हमें एरे के लेंथ को अगर हमें फाइंड करना है तो हम काउंट का यूज करेंगे बस। तो काउंट फंक्शन इज यूज्ड फॉर द फाइंड द लेंथ ऑफ एरे या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको हमें चेक करना है तो हम काउंट मेथड का यूज कर लेंगे। और दो एरे को अगर मर्ज करना है तो हमें मर्ज मेथड का यूज करना पड़ता है। दो एरे हमने बनाए, उन दोनों एरे को मर्ज करना है, मतलब एक एरे के अंदर दोनों के एरे के एलिमेंट लाने हैं, तो वहां पर मर्ज मेथड का यूज करते हैं। एरे को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। रिवर्स सॉर्ट करना है, क्रमबद्ध सॉर्ट का मतलब होता है क्रमबद्ध, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। रिवर्स सॉर्ट करना है तो और सॉर्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद एफ ओपन फाइल, हाउ डू यू ओपन द फाइल। अब ये किसी भी फाइल को ओपन करना है तो एफ ओपन फंक्शन की सहायता से हम किसी फाइल को ओपन कर लेंगे इस प्रकार से। हमने कोई वेरिएबल माई फाइल के नाम से बनाया, इसके अंदर मैंने एफ ओपन मेथड दिया और पहला इसका आर्गुमेंट दिया इसका पाथ, दूसरा इसका आर्गुमेंट दिया हमने किस मोड में ओपन करना है उसका मोड, रीडेबल, रीड मोड में, राइट मोड में, तो यहाँ पर हम उसका मोड दे देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी फाइल को ओपन करेंगे अपने पीएचपी के अंदर। ये लाइन हमने आपको दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, किसी भी फाइल को क्लोज करना है तो सिंपल एफ क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे, उसके अंदर अपनी फाइल का नाम डाल देंगे जो हमारे वेरिएबल है। तो हमारे माई फाइल हमारे वेरिएबल था, इसको अपने एफ क्लोज में डाल दिया तो हमारी फाइल हो जाएगी क्लोज, ठीक है।
अब हमें क्या करना है यहाँ पर, एफ रीड, हाउ डू यू रीड द कंटेंट। अगर किसी भी हमारे फाइल के कंटेंट को रीड करना है तो हम एफ ओपन, अपने फाइल को ओपन करके एफ रीड मेथड का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। देखो ये जो करना है, एफ रीड, अपनी फाइल का नाम, उसकी साइज, उसका पाथ जो भी है दे करके इस प्रकार से हम रीड कर सकते हैं। अब हमें करना है हाउ डू यू राइट द फाइल। तो राइट करने के लिए हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए एफ राइट फंक्शन का यूज करेंगे हम राइट करने के लिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो एम के डायरेक्टरी, एम के डी आई आर एक कीवर्ड होता है, एक मेथड होता है जो कह लो। एम के डी आई आर करके हमें कहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करना है उसका पाथ दे देंगे, फिर अपने डायरेक्टरी का नाम दे देंगे। डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। अगर हमें पीएचपी के थ्रू कोई फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी मतलब कोई फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए एम के डी आई आर मेथड का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर हम पाथ दे देंगे कि हमें कहाँ पर फोल्डर बनाना है, किस नाम से बनाना है, राइट। अभी फोल्डर को डिलीट करना है तो आर एम डी आई आर करेंगे। आर एम मतलब रिमूव करो, डी आई आर मतलब डायरेक्टरी को, कौन सी डायरेक्टरी को, जहाँ जो ये पाथ दे देंगे अपनी डायरेक्टरी का, तो इस डायरेक्टरी पे ये पाथ, जो भी पाथ होगा वो हमारी रिमूव हो जाएगी। डन। अभी यहाँ पर कुछ और बेसिक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे टाइप्स ऑफ एरे, तीन टाइप्स के एरे हैं हमने बताया है, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशन एरे। लूप कितने प्रकार के हैं, तो चार प्रकार के लूप होते हैं हमारे पीएचपी के अंदर, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। फंक्शन के टाइप कितने हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन। अभी यूजर डिफाइन के अंदर आएंगे तो तीन प्रकार के हैं, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, डिफॉल्ट फंक्शन। तो ऐसे दो प्रकार के फंक्शन, प्री डिफाइन एंड यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन के अंदर जो हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये सारे फंक्शन जो हमने देखा, आर एम डायर, मेक डियर, एफ क्लोज, ये सारे हमारे प्री डिफाइन फंक्शन है। यूजर डिफाइन जो हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं वो तीन प्रकार से बनाते हैं, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट। फिर डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कैसे यूज करना है, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होना है, डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, हाउ टू टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल को इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, विथ क्वेरी, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, डेट का फंक्शन, स्ट्रिंग का फंक्शन, फाइल का फंक्शन, ये सारा का सारा फंक्शन हमने कराया हुआ है अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले चैनल के ऊपर। तो आप यहाँ से जा करके बहुत आराम से ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और डेप्थ के अंदर वीडियो 1 घंटे का लगभग होने वाला है, तो इस वीडियो को इतना हम रखते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक फाइल, रुको 1 मिनट। था हमको कि ये फाइल का यूज तो हमने करा ही दिया, उसके अंदर हमने ना ये जेसन का प्लेलिस्ट, पीएचपी वाले प्लेलिस्ट के अंदर कराया नहीं है कि जेसन को, जेसन से डेटा को कैसे फेच करके दिखाना है, एक्सएमएल से डेटा को कैसे करके दिखाना है। तो अभी तो वीडियो 1 घंटे का हो गया है, तो हम इस वीडियो में तो नहीं करा सकेंगे उस पूरे प्रैक्टिकल को। तो उसको हम चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उसके लिए नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना रखते हैं। अ, तो ओके, इतना देखे हो, अगर यहाँ तक आए हो तो यार बहुत मेहनत किया है आपने। 1 घंटे देखना, पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को।